Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss issue of debentures as a collateral security. हम लोग बात करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी का बेटा एक अनदर नेम है एडिशनल सिक्योरिटी, या इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं सब्सिडी सिक्योरिटी। एडिशनल या सब्सिडी सिक्योरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसको एक तरीके से बोले तो हम लोग सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी को रखना ही हमारा क्या कहलाता है कि हम लोग उसको सब्सिडी या एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम से जान सकते हैं। अभी इसका मतलब कि कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में हम लोग डिवेंचर्स को इशू कब करते हैं, क्यों करते हैं और किस कंडीशंस में कोलेट्रल सिक्योरिटी का अमाउंट लेने के लिए कंपनी तैयार हो जाएगा, इन तीन चीजों के लिए हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट जो आता है बेटा, ये आपको देखो सिंपल सा एक जो ये है, ये क्या हमारा एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री है। कौन है बेटा? रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में आपको एक क्या कर नीड पड़ रही है कि एक नया प्लांट बैठाना है, तो उसको कितने पैसे की नीड की जरूरत पड़ी? 1 करोड़ की। कितने की जरूरत पड़ी बेटा? 1 करोड़ रुपए की उसको पैसे की नीड पड़ी। अब 1 करोड़ को क्या कर सकता है? लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। अब ये क्या कर सकता है? 1 करोड़ के लिए वो क्या करेगा? लोन लेगा। कहां से लेगा? यहां लिख सकते हैं लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। कहां से ले सकता है बेटा? लोन टेकन करेगा कहां से? फ्रॉम पब्लिक से। अब पब्लिक से भी इसको दो तरीके से लोन ले सकता है। एक किससे ले सकता है? वो बैंक से लोन ले सकता है, और एक क्या होती है, कुछ एजेंसियां होती हैं, एजेंसी से आपको क्या कर सकता है, वो जो होगी उससे लोन ले सकता है। सपोज करो उसने लोन लिया किससे? एक ये बैंक था, इस बैंक का नाम क्या है? HDFC बैंक है। उसने इस 1 करोड़ के लिए अप्लाई किसके पास किया? ये लोन टेकन करने के लिए, लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक से लोन टेकन करने के लिए वो अप्लाई कर दिया। जब वो अप्लाई करता है बेटा, तो इतनी बड़ी अमाउंट है, और अब क्या करती है HDFC? करती है कि इसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ मुझे मोर्टगेज चाहिए। मोर्टगेज का मतलब होता है एक तरीके से बोलते हैं बंधक। क्या होता है? बंधक। कि कुछ न कुछ चीजें आप मुझे मोर्टगेज के रूप में रखिए, बंधक के रूप में रखिए, तभी मैं आपको 1 करोड़ रुपए का लोन क्या कर सकता हूँ? फाइनेंस कर सकता हूँ, आपको लोन रेज कर सकता हूँ। तो इसलिए क्या करती है रिलायंस इंडस्ट्री, क्या दिखाती है? जिस बिल्डिंग में रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है, वो बिल्डिंग उसी इंडस्ट्री के नाम से है। उसने क्या कर दिया? लोन लेने के लिए जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है बेटा, अभी में आप देखिए, ये जो इसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स मीन्स कोई भी बिल्डिंग को बात करें तो यहां बेटा कोई भी एसेट्स एज अ मोर्टगेज लोन के रूप में वो सिक्योरिटी के पर्पज से रख सकता है। तो बिल्डिंग उसकी थी, और इस बिल्डिंग की आज जो है मार्केट प्राइस मतलब आज जो मार्केट में उसकी प्राइस है, वो मार्केट प्राइस कितना है? 1.2 करोड़ रुपया। कितना? 1.2 करोड़ रुपया है। अब इसलिए क्या करेगा? इस बिल्डिंग को एज अ सिक्योरिटी वो किसके पास इसका डॉक्यूमेंट जमा कर देगा? HDFC के पास रख दिया, और इसी को जब वो यहां पे किया किसके रूप? एज अ मोर्टगेज एज अ मोर्टगेज के रूप में वो बैंक के पास में इस बिल्डिंग को डिपॉजिट कर देगा। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे क्या होता है? डेप्रिसिएट होती है इसकी वैल्यू। हो सकता है कि लोन 5 साल के लिए लिया गया, और 5 साल बाद इस बिल्डिंग की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई? आज लोन की वैल्यू 1 करोड़ रुपया, इस पे क्योंकि लोन की जो वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपया,
और बिल्डिंग की वैल्यू जो है 1.2 करोड़ है। तो बिल्डिंग की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती, डेप्रिसिएट होते होते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स को देखते हुए भी इतना करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करने के लिए रेडी नहीं होगा, एज अ मॉर्गेज यहां रख दिया। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि इस लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक अनदर सिक्योरिटी वो क्या कर सकता है, रिलायंस इंडस्ट्री रख सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्री इसी लोन को सिक्योर करने के लिए एक और भी उसके सामने क्या करता है, वो एक अलग, इसको जो ये पहली बार दिया था, तो इस लोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, हमारी क्या होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, या ये हमारा दूसरे नाम से इसको हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जब वो बिल्डिंग दिया 1 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए, बिल्डिंग को दिया 1 करोड़ रुपए की लोन लेने के लिए, 1 करोड़ का जब लोन लेने के लिए उसने क्या किया, एचडीएफसी से 1 करोड़ का लोन लेने के लिए बिल्डिंग को दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहलाएगी। लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू फ्यूचर्स में डाउन होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए वो क्या कर सकता है कि अब वो क्या कर सकता है, एज अ इस सिक्योरिटी को, जो ये सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी फिर इसी के बदले में एक सिक्योरिटी देगा, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, एडिशनल या कोलेटरल सिक्योरिटी। हम लोग इसको किसके नाम जानते हैं, एडिशनल या कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से जानेंगे। अब इसी के बदले में वो क्या दे सकता है कि डिवेंचर, क्या देगा बेटा, डिवेंचर दे देगा। डिवेंचर मतलब क्या होता है, आपको जानते हो, लोन फ्रॉम पब्लिक, कि एक तरीके से ये मानेगा कि ये भी एक तरीके से लोन ले लिया, और किससे, डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स मान लो इसने कितने के दे दिया, 50 लाख का। कितने डिवेंचर दे दिया बेटा, 50 लाख का। इसी को कोलेटरल सिक्योरिटी बोलेंगे, या इसी को हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी बोलेंगे। हम लोग किसके नाम जानेंगे बेटा, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम से जानेंगे। अब वो एडिशनल में एक यहाँ पे सब्सिडी कि प्राइमरी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए एक अलग से और भी उसने क्या दे दिया, एक अलग से और लोन के रूप में उसने ले लिया, सिक्योरिटी दे दिया, और इसके लिए क्या दिया, एक लोन का अमाउंट ही दिया। प्राइमरी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए एक लोन का अमाउंट दे दिया, कि मतलब कि हमने एक और बात मान लिया कि पहले तो मेरा 1,20,000 था लोन, और अब ये कितना होगा, 50,000 का और दिखा, 50 लाख का, तो अब मेरा कितना होगा, 1.7 करोड़ रुपए का मेरा पूरा लोन हो गया। और हमने टेकन कितना किया है, 1 करोड़ का हमने टेकन किया, क्योंकि दोनों यहां इतने की बिल्डिंग रखा और इतने का मैंने अपने कंपनी का डिवेंचर दे दिया। अपनी कंपनी का मैंने क्या करते हैं, डिवेंचर, और डिवेंचर मतलब जानते हो, लोन फ्रॉम पब्लिक से मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि मैंने और लोन लिया है, बट हमारे पास एक्चुअल में लोन का कितना अमाउंट आएगा, 1 करोड़ ही आएगा। लोन आप एक्चुअल में कंपनी से कितना लोगे, 1 करोड़ का लोगे, 1 करोड़ का लोन लोगे एक्चुअल में। आप बिल्डिंग कितने का दे रहे हो, 1.2 करोड़ का, और साथ साथ आप ये भी एजम्पशन कर ले रहे हो कि हम डिवेंचर भी आपसे लिए 50 करोड़ का। ये क्यों दिए, और ये किस केस में ये एक्टिव होगा, ये बेटा आपको पेमेंट कब, आपको बैंक को जो रिटर्न करना पड़ेगा वो केवल कितना करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपीज। अब 1 करोड़ रुपीज क्या उसका होगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। यही दोनों आपको किसको देना होगा, एचडीएफसी को। इन केस अगर आप क्या करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट फेल करते हो पे आउट करने में, तो उस कंडीशंस में आपको अब कितना देना पड़ेगा, बिल्डिंग तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ ये 50 लाख का डिवेंचर भी देना पड़ेगा। मीन्स कि फेल होने की कंडीशन में अगर आप फेल नहीं करोगे तो आपको केवल कंपनी को कितना, बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा, कंपनी के द्वारा बैंक को कितना देना पड़ेगा, ओनली 1 करोड़ रुपया। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, और प्लस इसके साथ साथ इंटरेस्ट। अगर आप टाइमली पे आउट कर दिए तो, और अगर इन केस तुमने पे आउट नहीं किया, फेल कर गए, तो उस कंडीशंस में इस बिल्डिंग भी जाएगी, और साथ साथ ये 50 करोड़ का जो 50 लाख का आपका डिवेंचर है, ये दोनों आपको एचडीएफसी बैंक को देना पड़ेगा। ये आप मानते हो कि हाँ हमने डिवेंचर्स दिया है।
हमने डिवेंचर्स भी लिया, इसके बदले में हमने लोन इनको दिया था, ये मानते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एजेंट। हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? सेकेंडरी बोले, और या इसको हम लोग कोलेटरल बोल सकते हैं, या इसको हम लोग सब्सिडी बोल सकते हैं, या एडिशनल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। और किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी गिवन टू द इन एडिशन टू द सिक्योर प्राइमरी लोन। प्राइमरी लोन को सिक्योर करने के लिए जो एडिशन हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। बंद करो। तो बेटा आप लोगों को समझ में है कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या होती है, फिर ये लोन किससे लिया। तो अब सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम लोग किससे जानते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका मेन यही है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या करता है? सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अगेंस्ट किसके? प्राइमरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी। अब इन सबके हम लोग थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल से क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं कैसे इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, कैसे बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है, कहाँ किस हेड्स में इसको प्रेजेंट किया जाता है, वो सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या होता है? लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ द एसेट्स। मीन जो बिल्डिंग आपने लोन टेकन किया एचडीएफसी से, लोन कहां से टेकन किया? एचडीएफसी से, और जो आप बिल्डिंग रखते हो रिलायंस इंडस्ट्री का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी। बिल्डिंग क्या कहलाएगी? प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगी। अब देखो कोलेटरल या एडिशनल सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन। एडिशन मीन एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए। किसके लिए? प्राइमरी सिक्योरिटी को, मीन बिल्डिंग को सिक्योर करने। अब ये क्यों होता? कोलेटरल सिक्योरिटी, इसी को हम लोग किसके नाम? कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रेज्ड बाय लेंडर। कौन करता है रेज? लेंडर करता है। ओनली इफ, कब करेगा? ओनली इफ ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट मतलब लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब जैसे क्या था, लोन वो 1 करोड़ का ले रहा था और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1.2 करोड़ की थी। 1 करोड़ का वो क्या लेता था? लोन लेता था। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1.2 करोड़ से। तो प्रिंसिपल, ये तो लोन अमाउंट हो गया, अब प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के मान लेते हैं 20 करोड़ लाख रुपए इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, तो टोटल 1.2 करोड़ रुपए इन फ्यूचर में हो पाएगा। अगर मैं ये मान के चलता कि आपने इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पे करोगे, तो उस समय तक मैं सोचता हूँ कितना हो जाएगा। उस समय तक मैं देखता हूँ कि 1.2 करोड़ रुपए तो आपका क्या हो जाएगा? लोन का। लेकिन अब बिल्डिंग के अमाउंट उतनी नहीं हो सकता, इनके फ्यूचर में कम हो जाए बिल्डिंग की वैल्यू, ये कौन जानता है फ्यूचर की बात। तो उस कंडीशन में कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अब ड्यू अमाउंट मतलब लोन और इंटरेस्ट अमाउंट जब हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे, तभी बैंक कहेगा, कौन कहेगा? बैंक कहेगा रियलाइज द प्राइमरी सिक्योरिटी, कि प्राइमरी सिक्योरिटी को आप अगर रिकवर नहीं कर पाते हो, रियलाइज नहीं कर पाते हो, रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के सिक्योरिटी के रूप में हम लोग क्या रख सकते हैं? सिक्योरिटी के रूप में एडिशन, हम लोग एडिशन मतलब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखेंगे, और उसी बदले में लोग डिवेंचर इशू करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से, जो हमने कितने का किया था? 50 लाख का किया था। अब एक बात और, इन केस आप क्या करते हो? अब इन केस अगर लोन को रीपेमेंट करने में आप क्या करते हो? फेल करते हो। अगर टाइमली अगर लोन को रीपेमेंट की बात करो, रीपेड अगर आप लोन को करते हो, अगर टाइम पे कर देते हो, तो कोलेटरल सिक्योरिटी रिटर्न टू द कंपनी। मीन्स की वो एचडीएफसी बैंक किसको रिटर्न कर देगा? रिलायंस इंडस्ट्री को। अगर रिलायंस इंडस्ट्री फेल कर जाता है, नहीं रीपेड करता है, तो जब तक ड्यू डेट है बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी का, जब तक लोन का अमाउंट का समय है, अगर 5 ईयर तक है, तब तक उस डिवेंचर पे आपके पास कोई राइट्स नहीं होता। वो डिवेंचर आपके पास केवल क्या होता है? एक कागज के तरीके से समान होती है। वो बिल्डिंग भी आपके पास एक कागज के तरीके से। जब तक रीपेमेंट डेट रहेगा किसका? लोन का, तब तक आपके पास कोई भी राइट्स नहीं होता। डिवेंचर्स कैरी एनी राइट्स आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद ही डिवेंचर्स पे और बिल्डिंग पे आपके राइट्स होंगे। उस ड्यू डेट से पहले आप उस डिवेंचर को न तो किसी को बेच सकते हो, न तो किसी एज तुम सिक्योरिटी ग्रुप में कहीं रख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। कब करोगे? आफ्टर रीपेमेंट के जो डेट होता है उसके बाद। अगर वो फेल करता है तब, अब फेल नहीं करेगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ता है। फेल किया तो फिर उस कंडीशंस में ये क्या करेगा? डिमांड बाय द लेंडर,
तब वो डिवेंचर का अमाउंट किससे मांगेगा, लेंडर से। नहीं, पहले तो आपके पास क्या होता है, डिवेंचर आपके पास एक कागज के तरीके से एज अ सिक्योरिटी, एज अ प्रूफ आपके पास वो रखा रहता है, उसकी कोई वैल्यू आपके पास नहीं होती है, उसको नथिंग मान के चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू, कोई भी आपके पास एसेट्स या प्रॉपर्टीज नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से वो नथिंग के रूप में होता है। अब इसी की रिकॉर्डिंग जो की जाती है अकाउंटिंग में, वो रिकॉर्डिंग करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बेटा अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करना एज ए सिक्योरिटी में जो दिखाया है वो, और एक मेथड होता है नहीं रिकॉर्ड करना। हम लोग दोनों मेथड, आइए हम लोग एक क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, रिल लिमिटेड टूक अ लोन ऑफ 8 लाख। रिल लिमिटेड ने कितने का लोन लिया, 8 लाख का बेटा यहाँ पे लोन लिया है। किससे लिया, HDFC बैंक से। लोन किससे ले रहा है बेटा, HDFC बैंक से। एंड मोर्गेज, मोर्गेज ग्रुप में वो क्या रख रहा है बेटा, बिल्डिंग, कितने का, 5 लाख का बिल्डिंग रखा, 5 लाख का। अभी भी उतना अमाउंट नहीं हुआ जितना उसके लोन के, तो उसी के अगेंस्ट में 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में एडिशनल सिक्योरिटी गिवन कर रहा है, कितने का, 5000 का। पास जनरल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में और जनरल एंट्री में क्या इसकी अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी, तो इसके मैंने आपको अभी बताए थे कि जो भी रिकॉर्डिंग के मेथड होते हैं वो पास करने के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट मेथड से बात करेंगे। फर्स्ट मेथड का मतलब क्या होता है, व्हेन अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन नॉट पास्ड। जब भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री को क्या करते हैं, नहीं पास करना होता, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा। पहले एंट्री का पहले कंडीशन बताते हैं कि जब हम लोग अकाउंटिंग एंट्री ही नहीं करेंगे, किसका, कोलेटरल सिक्योरिटी का। एक मेथड वो होता है जब अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती, एक मेथड होता है अकाउंटिंग एंट्री करके बैलेंस शीट में शो करना। तो पहले देखो, एक आप लोगों को लगेगा कि जनरल एंट्री तो किए हैं आप सर, तो जनरल एंट्री ये जो किए, ये किसका किए है, लोन टेकन करने का। लोन टेकन करने का एंट्री आप लोग जानते हो, सिंपल सा शुरू से जान रहे हो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक लोन, क्रेडिट कर दिए, बैंक में पैसा हमारे आया, कम इन हुआ, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट, 8 लाख से हमने कर दिया। हमने यहाँ नरेशन जो होगा बेटा, आप जेन्युइन नरेशन लिखोगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन टेकन किए उसके बारे में यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद मुझे मोर्टगेज के रूप में और जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने जो एज अ पैसा रखा, वहां पे एज अ बिल्डिंग रखा, एज अ डिवेंचर रखे, उसकी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ये होता है कि नो अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास्ड। तो अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, तो आप जानते हो बैलेंस शीट ऑफ द रिल लिमिटेड एज एट, जो डेट रहेगा वो डेट को लेके बना लोगे आप लोग। अब इसमें देखिए क्या होता है, बैलेंस शीट में 3 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर, नोट नंबर और करंट ईयर अमाउंट होता है। अमाउंट में शो करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप लोगों ने जानते हो, एक इक्विटी लायबिलिटीज, दूसरा हेड्स क्या होता है हमारा बेटा, रोमन में एसेट्स होते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपके सबसे पहले क्या आते हैं, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। आप जानते हो इसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। बट आप दूसरा हेड जानते हो, दूसरा जो 2 नंबर पे आता है बेटा, वो क्या है हमारा, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज। हमारा क्या होता है बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे कितने हेड्स होते हैं, आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर हमारा दूसरा होता है अदर करेंट लायबिलिटीज, फिर हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स, नेट लायबिलिटीज होता है। ये हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। तो ये मेन चीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये लोन जो लिए हो, वो लोन किससे लिए हो, HDFC बैंक से। सपोज करो कितने ईयर के लिए, मैं यहाँ ईयर भी अगर मेंशन कर दूं क्वेश्चन में, तो 5 ईयर्स के लिए। कितने ईयर के लिए, तो ये 5 ईयर्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और जब लोन बिल्डिंग वगैरह लेके रख के ले रहे हैं, ऑलरेडी आप एजेंशन लोगे कि लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन के लिए इतना सब चीजें नहीं किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर बीत गया है, तभी भी मेरे पास लोन है, तभी तो लोग मेंशन कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग एजेंशन लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप लोग ये जानते हो, फिर करंट लायबिलिटीज होता है, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इतने हेड होते हैं बेटा। आप लोग ये सब में हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग पहला जो है वो 8 लाख कैसे है, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था। वर्किंग नोट जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पार्टिकुलर अमाउंट, हम लोग किसके नाम जाएंगे बेटा, पार्टिकुलर अमाउंट। इसलिए बेटा हम अभी यहाँ से कम जगह लिए, क्योंकि सेकंड मेथड भी हम इसी पे समझा देंगे
और आप लोगों को स्पेस कम है तो ध्यान देके पढ़िएगा, लिखिएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना होगा बेटा? इसमें आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया कितने का? 8 लाख का। कितने का लोन लिया? 8 लाख का। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बस कुछ नहीं, ब्रैकेट में इसी के नीचे लिख देना है, बैंक लोन रेज्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग 5 लाख एंड 5 लाख कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ नहीं इतना बड़ा लिखना, तो आप खाली ये लिख सकते हो ब्रैकेट में, सिंपल सा लिख देना कि क्या लिख सकते हो कि अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बेटा। हम मिटा देते हैं, इतना बड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हो तब हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं रेज्ड 10% डिवेंचर्स, आप पूरा डिवेंचर लिख लीजिएगा पूरा, 5 लाख एंड 5 लाख बिल्डिंग, जो भी चीजें रहेगी, अगर बिल्डिंग रहेगी केवल डिवेंचर रहेगा तो केवल डिवेंचर लिखोगे। आप कभी कुछ ऐसे आएंगे, बिल्डिंग न दिया खाली डिवेंचर इशू करना चाह रहा है तो डिवेंचर भी लिखोगे। कितने का? 8 लाख का। और आप जानते हो कि इसमें और कुछ होता ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई और आइटम है ही नहीं आपके पास, तो आप डायरेक्ट यहां से क्या करोगे? 8 लाख, 8 लाख को इसको हम बड़ा कर देते हैं बेटा, 8 लाख, 8 लाख उठा के ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है, यहां चला जाएगा यहाँ पे। अब आप जानते हो लोन लियो तो आपके पास क्या है? बैंक बैलेंस, बैंक में अकाउंट जमा होगा, तो बैंक किस में जाता है? आप जानते हो करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में एक पॉइंट आपका क्या होता है? कैश इन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका एक हेड आएगा बैंक, और बैंक में आप कितना दिखा दो बेटा? 8 लाख रुपया, और ये आपका बैलेंस शीट बन गया। दोनों तरफ टैली हो जाएगा। हम लोग का सेम अमाउंट था बेटा, 2 बार लिखने का था, डबल लाइन मार दिए। आप जानते हो डबल लाइन मारने मतलब फिर टोटल हो गया, डेबिट के या लायबिलिटी साइड के अमाउंट कितने पड़ेगा? एसेट साइड के अमाउंट हो गया। ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट मेथड होता है जो बैलेंस शीट में शो करने होता है। अच्छा, सेकंड मेथड क्या आएगा? सेकंड मेथड बोलता है कि हमको क्या करना है? अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी होगी? पास करनी होगी। तो अब अकाउंटिंग एंट्री जो हम लोग पास करेंगे बेटा, वो एक केवल ये हम लोग पास करेंगे। अब ये तो आपका फर्स्ट मेथड से हो गया। सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड को हम लोग यही भी बेटा बस कुछ नहीं करेंगे, आपको दिखाते हैं अब सेकंड मेथड से करके। सेकंड मेथड से होगा, मेथड नंबर आपका क्या हो गया? रिकॉर्डिंग करने के सेकंड हो गया। सेकंड में पहली एंट्री सेम होगी, पहली एंट्री सेम होगी, इसी में आपका सेकंड एंट्री होगा। अब एक एंट्री क्या बढ़ेगी बेटा? तो एंट्री ये बढ़ेगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। क्या दिखाओगे? टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब देखो बेटा, डिवेंचर सस्पेंस पे आपने कितना डाला अमाउंट? कितना डाले आप लोग कि जितने का डिवेंचर होगा, कितने का डिवेंचर आप इशू कर रहे हो बेटा? 5 लाख। देखो बेटा, आप लोग क्या कर रहे हो? डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करना है, तो इसीलिए हमने एक अकाउंट क्या खोल दिया? डिवेंचर सस्पेंस। ये सस्पेंस आपका कब एक्टिव होगा? जब इन केस फेल कर जाओगे पेमेंट करने में, नॉट पेमेंट, जब तुम पेमेंट नहीं करोगे किसका? इंटरेस्ट और लोन अमाउंट, जो ड्यू अमाउंट होता है उसका, और ड्यू डेट तक अगर पेमेंट नहीं करोगे तब डिवेंचर सस्पेंस। क्योंकि आप जानते हो बेटा कि ये खुलता ही इसलिए खुलता है क्योंकि इसमें डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि डबल एंट्री के रूल्स को हमको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। इसलिए हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए और 10% डिवेंचर। अभी तक ये मेरे एसेट से, बाद में चल के ये मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज बन जाएगी। और कैसे बनेगी उसको मैं दिखाऊंगा, आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें क्या करता है? तो सेम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब चीजें हमारी अब बैलेंस शीट में बस शो करना है। 2 एंट्री पास हो गई, एक एंट्री यही पास हुई डिवेंचर्स के लिए, डिवेंचर के लिए हमने एंट्री पास कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? लोन में आप यहां पे तो रहने दोगे 8 लाख रुपए, ठीक। अब इसी में आप बी शो कर लोगे बेटा। ये देखो, करंट लायबिलिटीज हटा देते हैं। बी क्या था? अदर लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आ गया आपका बेटा, आप जानते हो क्या आ गया, डिबेंचर्स। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप क्या दिखा सकते हो बेटा, डिबेंचर। और डिबेंचर कितने का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका कितने का हम लोग दिखा देंगे, 5 लाख का। टोटल हमारा यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 13 लाख। कितना हो जाएगा बेटा, 13 लाख। अब देखो बेटा, एसेट्स कितना हुआ, मेरा लोन पहले से हमने कितना टेकन किया था, 8 लाख। दूसरा मैंने कितने का किया, डिवेंचर दिए कितने का, 5 लाख। लाख को कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 13 लाख। जैसे आपको याद है मैंने एग्जांपल में बताया था कि आपने 1 करोड़ का, और कितने का बेटा, आपने 1 करोड़ का लोन लिया था और 50 लाख आपने डिवेंचर्स दे दिया था। तो अब अगर फेल कर जाते तो आपको कितना देना पड़ता है, 1.5 करोड़ रुपए कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, किसको देना पड़ता, एचडीएफसी बैंक को। सेम वही चीज हो गया, लोन अमाउंट और प्लस क्या हो गया बेटा, आपका जो कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट हो, दोनों जोड़ के यहाँ पे आ गया कितना, 13 लाख। और इसके नीचे तो आप जानते हो बेटा वो होगा ही, क्या होगा यहाँ पे, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स बंद करो। करेंट एसेट्स हमारा कुछ भी नहीं, उसको छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक हेड्स बना लेंगे यहाँ पे। और एक हेड्स हम लोग जो बनाएंगे वो वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे। वर्किंग नोट 2 किसके नाम से था, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए, आप लोग जानते हो ये। और किस नाम से यहां दिखा दो बेटा, डिबेंचर। किसके नाम से दिखाएंगे बेटा हम लोग, डिबेंचर। कितना डिबेंचर्स का, 10% है ये बेटा, हमारा 10% डिबेंचर रहेगा 5 लाख से अदर में। वही हमने यहाँ क्या किया है, वर्किंग नंबर 25 यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 13 लाख हो गया, ठीक बेटा। अब ऐसे ही आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका पैसा कितना है, यहीं पे एक वर्किंग नोट नंबर 3 जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस का बनेगा। और डिबेंचर सस्पेंस में आप जानते ही हो कि किस, यहां क्या लिख लोगे, डिबेंचर सस्पेंस कितना हो गया बेटा, 5 लाख। आप यहां शो कर दोगे और इसको कहां शो कर सकते हो, यहीं पे अदर करेंट, चलिए अदर नॉन करेंट एसेट्स एक हेड दिखाओगे, उसी में इसको यहां पे शो किया जाता है। किसमें, अदर नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग शो कर देंगे इसके डिबेंचर सस्पेंस, और वो उठा के हम लोग यहां शो कर देंगे कितना बेटा, 5 लाख। ये हमारा वर्किंग नंबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 13 लाख, ठीक है। 13 लाख ये हो गया और 13 लाख ये हो गया, ये दोनों हमने मिला लिए। तो हम लोग इसको किसके नाम से जाने कि ये दोनों तरफ बैलेंस शीट इक्वल हो गया। अब इसमें क्या है, ये एसेट साइड में हमने दिखाया। इसका एक और तरीका होता है, अगर हम लोग एसेट्स में ना दिखा के सभी चीजों को यही से हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो इसका एक दूसरा जो तरीका है बेटा, ये तो आपको मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है। अगर हम इरेज कर देते हैं कि बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, उस तरीके से हम लोग कैसे शो करते हैं, तो इसको शो करने का एक सिंपल सा तरीका है। बैलेंस शीट में शो करने के लिए हमारे सामने एक और मेथड है। कैसे होता है, देखो ध्यान से, बड़े बड़े मेन हेड लिखेंगे बेटा। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस शीट लिखोगे, ठीक। ये आपके अकाउंट हो जाएंगे, ठीक। ये नोट नंबर हो जाएगा। आप यहां पहला क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दोगे, ठीक है। इसमें आपका पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। दूसरा क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आएगा, लायबिलिटीज।
इसी में आप क्या दिखाओगे बेटा, ऐसे भी तरीका होता है, इसी में क्या दिखा दोगे यहाँ पे 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, 10% आप लोग यहाँ क्या दिखाओगे, डिवेंचर्स जो होगा ये उसको दिखा दो। इसलिए कितने अमाउंट से 10% डिवेंचर्स हमारा कितने का था, 5 लाख का। फिर इसी में से हम लोग लेस कर देंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने से बेटा 5 लाख से। उसमें एसेट साइड में ले गए थे अदर करंट्स में, और यहाँ डायरेक्ट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिख के आउटर कॉलम में हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, फिर यही भी लिख देंगे लोन फ्रॉम HDFC बैंक, कितना बेटा 8 लाख हम दिखा देंगे। फिर यहीं पे तीसरा कॉलम हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज का, करंट लायबिलिटीज का आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 8 लाख आ जाएगा ये, ओके। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, एसेट्स का बनेगा। एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट्स, कुछ नहीं। दूसरा मेरा क्या बनेगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम लोग क्या पहला बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आपका एक पॉइंट आ जाएगा बैंक, क्या आ जाएगा बेटा, बैंक। अब यहां पे बैंक में आप कितना दिखा दोगे, 8 लाख रुपए जो आपने लोन लिया था, 8 लाख आ जाएगा। ये लाइन क्लोज कर दोगे, आपका ये जो बैलेंस शीट बना ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये डिवेंचर सस्पेंस को हम लोगों ने अभी दिखाया था किसमें, अदर करंट एसेट्स में, कितना 5 लाख से। और यहां हमने क्या दिखाया, डिवेंचर। और एक सिस्टम ये होता है कि डिवेंचर में से इस डिवेंचर सस्पेंस को क्या करते हैं, लेस कर दे, तो बाहर मेरा क्या आएगा, नील अमाउंट आएगा। नील में 8 लाख जोड़ दें तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। आप लोग इसी के लिए वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था बनाना। सबसे पहला वर्किंग नोट आप देखे थे कैसे बनाए थे, सेम जैसे पिछले में वर्किंग नोट बनाए थे वैसे वर्किंग नोट में हम लोग बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट में ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरीके जो बताया था उसका बैलेंस शीट का फिर मैं दोनों का कंपेरिजन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। आप लोग जानते हो कि पहला जो होता है इक्विटी एंड यहाँ पे लायबिलिटीज होता है। इसमें आपका पहला जो होता है शेयर होल्डर फंड होगा। दूसरा क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज होगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका नीचे क्या लिखेगा, यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका जो पहला होगा वो क्या होगा, हम लोग किसको बताए थे आप लोग को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें हमने कितना दिखाया था आपको, 8 लाख रुपए। फिर हमारा जो डिवेंचर था वही इसमें भी हम लोग दिखा देते। बी में हम लोग अदर, जो हमारा डिवेंचर था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये हमारा वर्किंग नोट 1, ये वर्किंग नोट 2। कितने से हम लोग यहाँ दिखा देते बेटा, 5 लाख। कौन सा अमाउंट इसमें जाता बेटा, इसमें बैंक से लोन वाला जाता, लिखेंगे नहीं बैंक लोन वाला अमाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट जाता, डिवेंचर वाला। कौन सा, दोनों अमाउंट जाता है। इसको लिखोगे नहीं, इस बात को ध्यान देना, बस आपको हम याद कराने के लिए लिख रहे हैं। तीसरा इसमें क्या बनेगा बेटा, करेंट लायबिलिटीज। क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड भी कुछ नहीं है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 13 लाख। फिर आपको मैंने बताया था 2 नंबर बनेगा, क्या बनेगा, एसेट्स। एसेट्स में पहला नॉन करेंट एसेट्स, इसमें आपका एक आएगा
अदर करंट एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स में किसका अमाउंट जाता है बेटा, फिर बता रहे, लिखोगे नहीं आप लोग, डिवेंचर सस्पेंस का। ये आपका वर्किंग नोट नंबर क्या बन जाएगा बेटा, इसको लिखोगे नहीं आप लोग, 3, केवल याद दिलाने के लिए। कितना हो जाएगा बेटा, 5 लाख। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना हमारा आ जाएगा बेटा, जो बैंक के नाम से होगा, कितना, 8 लाख रुपीज। मिला के हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 30 लाख। इस तरीके से प्रेजेंट करो, चाहे इस तरीके से, लेकिन आप लोग प्रीफर ज्यादा था बेटा इसको करना। ये बुक है, बुक के अकॉर्डिंग अब बैलेंस शीट ऐसे भी बना सकते हो, बैलेंस शीट ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान ना, नोट्स ऑफ अकाउंट जैसे मैंने पहले बताया था वो इसके लिए भी बनेगा और इसके लिए भी बनेगा, दोनों के लिए नोट्स ऑफ अकाउंट आप वैसे ही बनाओ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी का ऑप्शन समाप्त है। एक और वीडियो हम लोग इसमें बनाएंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का एक और जो होगा उसमें हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट्स जो हम लोग दे देते हैं इशू ऑफ डिवेंचर पे, उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे बैलेंस में शो करते हैं। यही 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। आप प्लीज इसको एक बार अपने आप रीड करके रहिएगा और हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो हम लोग चलते हैं बेटा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक बेटा, बाय बाय।